So shape of a liquid drop on a solid surface. So the basic idea here is that you have a liquid, small amount of liquid आपने solid के surface पे drop कर दिया, release कर दिया. तो two possibilities are there. Number one, या तो liquid will spread. So if we pour a small amount of liquid on a solid surface, there are two possibilities. Either the liquid will spread or a drop will be formed. दोनों में से कौन सा केस होने वाला है? It will depend on the surface tension. Between, अभी यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड. लेट T1 is surface tension between liquid and solid, and T2 is the surface tension between air and solid, and T3 is the surface tension between liquid air या air liquid, एक ही बात है, between air and liquid और liquid and air. So I'll just try to keep the notation as per your textbook. इसके लिए थोड़ा सा confusion होता है क्योंकि textbook के notation अलग थे. I have changed it. तो दो टाइप के liquids हैं. Which two types? We are not taking into consideration pure water क्योंकि pure water में angle of contact कितना बनता है? 0. So we are taking into consideration only two types of liquid. एक है like kerosene which partially wets a solid, और दूसरा है like mercury. दोनों के लिए derivation के steps थोड़े से अलग है, but otherwise more or less सब कुछ same है. तो पहला केस, if I take liquid like kerosene, so you expect this is the shape, and if we take mercury type, so you expect this is the shape, more or less oval, egg-shaped. Good. थोड़ा सा diagram here and there, but concept is the same. तो पहले केस में यहाँ पे है solid surface. You have solid surface here. Inside here you have liquid. And outside you have air. And here you have air. अब तीन टाइप के जो सरफेस टेंशन की हम लोग बात कर रहे थे. T1 is the surface tension between liquid and solid. T2 is between air and solid, and T3 is between air and liquid. तो डायरेक्शन वाइज स्पीकिंग पहले केस में T3 से स्टार्ट करते हैं. T3 between air and liquid. तो T3 is between air and liquid. मतलब कहाँ जाएगा? टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, कहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. मतलब यहाँ पे ड्रॉ करूँ क्या फिर? T3. यहाँ पे लिक्विड एयर का कॉन्टैक्ट हुआ, तो ये कौन है? T3 है, बराबर. फ्री सरफेस, देन दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा विच इज एक्यूट, और यहां पे यू हैव अगेन दिस इज T3, करेक्ट. ये हो गया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, करेक्ट है ये? पक्का कौन सा सरफेस टेंशन है ये? T3 क्या है? एयर एंड लिक्विड. अब कौन बचा? T2 and T1. T2 is between solid air. तो solid air यहाँ पे आएगा, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. दिस इज T2, and here also you have T2. Then you have the remaining one and the last one. कौन सा? T1 between liquid and, तो लिक्विड एंड सॉलिड जहां कांटेक्ट हो रहा है वहां पे ड्रॉ कर दिया मैंने टेंजेंट. दिस इज T1.
ये आ गया T1। हम इसको लास्ट में वेरीफाई भी कर सकते हैं, इफ वी हैव डन समथिंग रॉन्ग वो हो जाएगा वेरीफाई, डोंट वरी। सिर्फ नोटेशंस थोड़े से चेंज किए मैंने, बिकॉज टेक्स्ट बुक के नोटेशंस अलग थे, तो आई एम कीपिंग इट एट पार विद टेक्स्ट बुक, और आखिरी में समझ में आ जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट एंड रिजल्ट, क्योंकि वो समझ में आ जाएगा आपको कि सही है कि गलत। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ तक क्लियर है? तो विच सस्पेक्ट टेंशन वी आर टॉकिंग अबाउट? T1 लिक्विड सॉलिड, T2 सॉलिड एयर, T3 लिक्विड एयर। अब अगर आप दोनों डायग्राम्स देखोगे, डू यू रिमेंबर प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर? चैप्टर नंबर 2 प्रोजेक्शन कंपोनेंट, कैसे फाइंड करते हो कंपोनेंट? हाउ डू यू फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट? कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? मेरे पास एक वेक्टर है, इसको मैं b बार बोल देता हूं, मेरे पास और एक वेक्टर है, इसको मैं a बार बोल देता हूं। कंपोनेंट मतलब a का शैडो प्रोजेक्शन कहां पे? इन द डायरेक्शन ऑफ b, तो कंपोनेंट ऑफ a बार अलोंग b बार। अगर आपको याद होगा शैडो कंपोनेंट कैसे करते हो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो और इतने पार्ट को बोलते हो कंपोनेंट, दिस इज कंपोनेंट x। और ये x कैसे फाइंड करते हैं? तो सिंपल है, व्हाट इज cos थीटा, विच साइड अपॉन विच साइड? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो x क्या आ गया? a cos थीटा। तो x क्या आ गया? a cos थीटा। तो व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ a बार अलोंग b बार? तो व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ T3 अलोंग T1? T3 cos थीटा। तो यहां आ जाएगा T3 cos थीटा, दिस इज T3 cos theta, correct? Similarly, in case of liquid like mercury, थोड़ा यहाँ केयरफुल रहना, कंपोनेंट निकालते वक्त ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल कितना आएगा? 180 माइनस थीटा। तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ T3 along T1, T2 in this case? कितना आएगा? T3 cos ऑफ 180 माइनस थीटा, सही है? ओके, वो 18 cos ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा बन जाएगा, वो बाद में देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। गुड। तो अभी ऐसा है, देखो छोटी छोटी चीजें मैथमेटिकली गलत हुआ बिना तो लास्ट में समझ में आ जाएगा कि राइट है कि रॉन्ग है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। इफ यू लुक एट द फर्स्ट डायग्राम, लेफ्ट साइड में कौन सा फोर्स है? T2, क्योंकि सरफेस टेंशन इज अ फोर्स, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यहां पे आ गया T2। राइट साइड में कौन है? कौन है राइट साइड में? T1, और साथ में कौन है? T3 cos थीटा। तो यहां पे दो फोर्सेस है, तो दिस इज बेसिकली T3 cos थीटा। इफ यू सी फ्रॉम सेकेंड डायग्राम के केस में लेफ्ट साइड में देयर आर टू, एक है T2 और कौन है? कौन है? T3 cos थीटा की cos ऑफ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, बराबर। और राइट साइड में कौन है? T1। अब एक बात बताओ, एक बार शेप बन गया तो वो शेप वैसा ही स्टेबल रहता है, इसका मतलब ये दैट द सिस्टम और द ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में फोर्सेस क्या होते हैं? बैलेंस्ड होते हैं। इसका मतलब द फोर्सेस ऑन द लेफ्ट साइड आर बैलेंसिंग आउट फोर्सेस ऑन द राइट साइड। तो पहले केस से अगर आप देखोगे, T2 इज इक्वल टू T3 cos थीटा प्लस T1, और वहां से देखोगे तो T2 प्लस T3 cos ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आएगा? T1, क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट्स टू द लेफ्ट है, वहां पे इस पहले केस में टू कंपोनेंट्स टू द राइट, इन द सेकंड केस टू कंपोनेंट्स टू द लेफ्ट। तो यहां से आपको मिल जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 cos थीटा। व्हाट इज cos ऑफ 180 माइनस थीटा? माइनस cos थीटा। तो T2 माइनस T3 cos थीटा इक्वल टू T1। तो यहां से आपको मिल जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू
T3 cos थीटा। तो यहाँ पे आ गया आपका cos थीटा इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T3, और यहाँ से भी आ गया आपका cos थीटा इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T3। तो सेम इक्वेशन मिल गया, मतलब व्हाट वी हैव डन इज करेक्ट। तो ये एक क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू 3 सरफेस टेंशन इन्वॉल्व है, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन देन यू शुड गेट द सेम इक्वेशंस। अभी रियल फिजिक्स इसके आगे चालू होगा। तो सो फार हमने सिर्फ एक लिक्विड लिया, उसको टेबल पे ड्रॉप कर दिया और ऐसा अज्यूम कर लिया कि ड्रॉपलेट बना है, और ड्रॉपलेट दो शेप में बन सकते हैं, वन फॉर अ लिक्विड लाइक केरोसिन, अदर फॉर अ लिक्विड लाइक मर्क्यूरी। इस केस में वी हैव सीन कंपोनेंट्स, ऑफ कोर्स T1 was to the right, surface tension between liquid and solid. यहाँ पे भी T1 is to the right, surface tension between liquid and solid. T2 is the surface tension between solid air to the left, to the left. यहाँ पे जो T3 है, surface tension between liquid and air, वो it is in the first quadrant, here it is in the second quadrant. तो जब आप components करोगे तो T3 cos theta will be in the direction of T1 and it is balancing out T2. यहाँ पे जब आप component करोगे तो T3 cos of 180 minus theta प्लस T2 इज बैलेंसिंग आउट T1। तो इन दोनों से आपको मिल गया सेम कंडीशन। अब ये जो एक फॉर्मूला हमारे पास बना, इट विल टेल यू कि क्या होने वाला है। पहली बात, ड्रॉपलेट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो अंडर व्हाट कंडीशन, कौन सा शेप बनेगा। तो 4 कंडीशंस आती है इन टोटल। कंडीशन नंबर 1, रिमेंबर यहाँ से थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स पता होना चाहिए, पहले ही पूछ लेता हूँ। व्हाट इज कॉस ऑफ एक्यूट एंगल? वैल्यूज पॉजिटिव, वेरी गुड। पहले क्वाड्रेंट में कॉस के लिए पॉजिटिव होती है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ कोसाइन इन द सेकंड क्वाड्रेंट? नेगेटिव। अब हमको पहले 2 क्वाड्रेंट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाई? ऑफ कोर्स जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 0 से 180 तक ही होता है, इट कैन नॉट एक्सीड 180। तो हमारे पास जो एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यूज होती है ना, वो इट इज ओनली इन द फर्स्ट और इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो कॉस की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ये पता होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ये पता होना चाहिए। अब 4 कंडीशन कौन से? तो पहले केस में T2 इज ग्रेटर देन T1। T2 अगर T1 से बड़ा है, इसका मतलब T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन 0। ये है तुम्हारा न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 मतलब न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, न्यूमरेटर इज पॉजिटिव। डिनोमिनेटर तो वैसे ही पॉजिटिव है। तो इन दिस केस इफ न्यूमरेटर इज पॉजिटिव एंड इफ इट इज लेस देन डिनोमिनेटर, और ऐसा होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा बन गया तो वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हो गई तो कॉस की वैल्यू 1 से ज्यादा कब होती है? होती ही नहीं है। वो लास्ट केस में डिस्कस करेंगे हम लोग, चौथा केस में डिस्कस करेंगे। तो इफ न्यूमरेटर इज पॉजिटिव एंड इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब T2 माइनस T1 इज लेस देन T3, मतलब T2 माइनस T1 बाई T3 इज लेस देन 1। व्हाट इज T2 माइनस T1 अपॉन T3? cos थीटा। इसका मतलब cos थीटा इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, क्योंकि न्यूमरेटर पॉजिटिव था। तो cos की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कौन से एंगल के लिए आती है? एक्यूट। तो थीटा आ गया एक्यूट। थीटा एक्यूट होना मतलब पहला केस, राइट? इसका मतलब व्हाट हैव यू लर्नड? अगर T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है, व्हाट वाज T2? सरफेस टेंशन बिटवीन। तो अगर सरफेस टेंशन बिटवीन एयर सॉलिड इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड सॉलिड, surface tension between air and solid is greater than surface tension between liquid and solid. Only in that case you will have such a shape. मतलब angle of contact is acute, मतलब it is a liquid which partially wets a solid. तो ये सब surface tension के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। केस नंबर 2, if T2 is less than T1, मतलब T2 minus T1 is less than 0, मतलब न्यूमरेटर इज बेसिकली नेगेटिव, क्योंकि न्यूमरेटर आ गया लेस देन 0। न्यूमरेटर की वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0 है, लेकिन न्यूमरेटर का मॉड इज लेस देन डिनोमिनेटर। अब ऐसा क्यों किया? मैंने आपको जब यहां पे पूछा था न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर से बड़ा हो सकता है क्या? यू सेड नो। क्यों? क्योंकि कॉस की वैल्यू 1 से बड़ी हो रही थी, जो होता ही नहीं है। सिमिलरली अगर यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन उसका मॉड डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब वैल्यू इज लेस देन -1। कॉस की वैल्यू -1 से कम होती है क्या? व्हाट इज द रेंज ऑफ कोसाइन? -1 to +1। इसके लिए यू हैव टू बी केयरफुल हियर। यहाँ पे मैंने बोला T2 इज लेस देन T1, मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन 0, मतलब न्यूमरेटर इज नेगेटिव। लेकिन न्यूमरेटर की जो भी वैल्यू आएगी, एग्जाम्पल -0.5 आ गया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इट हैज टू बी लेस देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल डिनोमिनेटर इज 1, मान लेते हैं 1, ओके, तो न्यूमरेटर इज -0.5 एंड डिनोमिनेटर इज 1। सो ओवरऑल जब यहां से सॉल्व करोगे तो यू हैव टू नो दिस नाउ, T2 इज लेस देन T1, T2 इज लेस देन T1, मतलब न्यूमरेटर क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। तो कॉस की वैल्यू क्या आएगी आपकी? क्या आएगी? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि व्हाट इज कॉस? T2 - T1 by T3। अब ये T2 - T1 खुद क्या है? नेगेटिव है। तो तुम लिखोगे ना T2 - T1 इज अपॉन T3। चलो ठीक है, ये कौन था? नेगेटिव था। T3 तो पॉजिटिव है लेकिन न्यूमरेटर कौन है? नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो कौन नेगेटिव है? कॉस। अगर कॉस नेगेटिव है तो एंगल कितना बनेगा? ऑब्ट्यूज। तो थीटा क्या आ गया? ऑब्ट्यूज। तो शेप क्या बनेगा? इट इज अ सेकंड केस फॉर अ लिक्विड विच पार्शियली वेट्स नहीं कंप्लीटली विच डज नॉट वेट अ सॉलिड। मर्क्यूरी टाइप का लिक्विड डज नॉट वेट अ सॉलिड होता है, तो आपका एंगल बन गया कितना? ऑब्ट्यूज। क्लियर? थर्ड केस, केस 3, इफ T2 इज इक्वल टू T1। चलो ये बाद में डिस्कस करते हैं। T2 - T1 इज इक्वल टू T3 बोलते हैं, मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो T2 - T1 अपॉन T3 इज इक्वल टू 1। व्हाट इज दिस? कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 1 होना मतलब 0। थीटा इक्वल टू 0 मतलब प्योर वाटर का केस हो गया। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0। गुड। लास्ट केस, वैसे आई गिव यू अ स्मॉल असाइनमेंट टू थिंक, अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 है तो ड्रॉपलेट बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? पक्का? ओके गुड। आई एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि अभी कंफ्यूजन होगा यहाँ पे आगे। लास्ट केस, अगर ऐसा हो गया कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब T2 - T1 इज ग्रेटर देन T3, मतलब T2 - T1 इज ग्रेटर देन T3, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 1 आ गया। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू या तो 1 से बड़ी होगी या तो -1 से छोटी होगी, क्योंकि मैंने मॉड लिखा है उधर। आर दिस पॉसिबल केसेस? नो, तो नॉट पॉसिबल है ये, क्योंकि cos की वैल्यू 1 से बड़ी और -1 से छोटी हो नहीं सकती। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? स्प्रेड होगा। फिर तुमने तो यहाँ पे भी बोला स्प्रेड होगा। दैट इज व्हाई आई आस्क्ड यू बिफोर हैंड, यहाँ पे ड्रॉप बनेगा? यू सेड नो। अब बताओ, इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0, यू जस्ट सेड कि ड्रॉप नहीं बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम बोल रहे हो यहाँ पे भी ड्रॉप नहीं बनेगा, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू केसेस? ऐसा हो ही नहीं सकता है। दिस कंडीशन इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ऐसा होता ही नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट हैव वैल्यू ऑफ कोसाइन लेस देन -1 और ग्रेटर देन +1। करेक्ट। तो ये 4 स्पेशल केसेस थे। जस्ट टू समराइज, हमारे पास लिक्विड था, 3 सरफेस टेंशन थे, जनरल इक्वेशन बन गया था cos थीटा इक्वल टू T2 - T1 अपॉन T3। इसमें 4 कंडीशन थे। नंबर 1, T2 ग्रेटर देन T1। T2 अगर T1 से बड़ा है तो T2 - T1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब T2 - T1 क्या आ गया? पॉजिटिव, मतलब न्यूमरेटर क्या आ गया? पॉजिटिव। न्यूमरेटर इज पॉजिटिव एंड लेस देन डिनोमिनेटर, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा हुआ
तो वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो वो तो होता नहीं है क्योंकि cos कैनॉट बी ग्रेटर देन 1। तो न्यूमरेटर इज पॉजिटिव बट लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब cos की वैल्यू इज पॉजिटिव। इफ cos की वैल्यू इज पॉजिटिव, एंगल इज एक्यूट। अगर एंगल एक्यूट बना तो इट इज अ केस ऑफ लिक्विड्स विच पार्शियली वेट्स अ सॉलिड, जैसे कि केरोसिन। तो शेप बनेगा समथिंग लाइक दिस। यू कैन डू दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट एट होम ऑल्सो। तुम्हारे पास लिक्विड्स होंगे, यू कैन जस्ट स्प्रेड इट आउट एंड सी। मर्क्यूरी होगा नहीं, मर्क्यूरी आपके लैब में मिल जाएगा आपको जहाँ भी आप कॉलेज में जाते हो। केस नंबर 2, अगर T2 इज लेस देन T1, मतलब T2 माइनस T1 इज लेस देन 0, मतलब न्यूमरेटर इज नेगेटिव। लेकिन न्यूमरेटर की जो भी वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से छोटी है, मतलब cos की जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव आ रही है, बट इट इज बिटवीन 0 एंड -1। तो 0 और -1 के बीच में cos की जो वैल्यू आती है वो कौन से एंगल के लिए आती है? ऑब्ट्यूस। तो इट इज the second case in which you have a shape kind of oval, so it is the case for mercury. Number 3, if numerator is equal to denominator, T2 minus T1 is equal to T3, so T2 minus T1 upon T3 is equal to 1, so cos theta is 1, मतलब theta is equal to 0. That is the case of pure water in contact with a clean glass surface. So that is a basic difference which I was telling you कि वो हर बार नहीं होगा वैसा. It has to be pure water in contact with a clean glass surface. So in that case there will be no formation of drop, liquid will spread, but conditional है वो, you have to have pure water along with clean glass surface. और last case है which is practically not possible, ऐसा होता ही नहीं है। You cannot have T2 minus T1 greater than T3, mod of numerator cannot be greater than T3, क्योंकि ऐसा हुआ तो cos की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होगी या तो लेस देन 1 होगी, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो चौथा केस हाइपोथेटिकल केस था। तो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे भी दो अलग अलग टॉपिक है विच आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज अ सेपरेट टॉपिक, जिसमें हमको सिर्फ देखना है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, दोनों रिलेटेड है। फैक्टर्स विच अफेक्ट सरफेस टेंशन आल्सो अफेक्ट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। Number 1, so what do you think? Which are the factors that will decide angle of contact? अभी बंद कर दो, नोट्स बंद कर दो, बिकॉज अभी इसके आगे हमको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है नोटेशंस को। कहीं कहीं होगा, कहीं कहीं पे, क्योंकि मुझे टेक्स्ट बुक का बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा तो नोटेशन चेंज किए मैंने। दैट देयर आई विल टेल यू टू वेरीफाई, अदरवाइज नो, नॉट रिक्वायर्ड। What do you think? Which are the factors which will affect angle of contact? Nature of liquid and solid in contact, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि mercury and glass obtuse, kerosene and glass acute, clean water मतलब pure water with clean glass is 0। तो पहला angle of contact depends on nature of solid and liquid in contact, मतलब solid liquid pair। good। number 2, what else? what do you think? किस पे डिपेंड करेगा? impurities। तो surface tension also depends on impurity, angle of contact also depends on impurity। तो angle of contact depends on impurities। Of course impurities mixed with a liquid, solid आप तो mix नहीं कर सकते, solid तो solid है, you can mix with liquid itself। number 3, temperature। so angle of contact depends on temperature also। angle of contact depends on temperature।
at a given temperature, what is the meaning of given temperature? Fixed temperature. So at a fixed temperature, the angle of contact for a given solid liquid pair is constant. मतलब फॉर एग्जाम्पल हम अब कब से बोल रहे हैं कि फॉर मर्क्यूरी इट इज ऑब्ट्यूस, लेकिन मैंने एंगल की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की. फॉर एग्जाम्पल एट रूम टेम्परेचर अगर वो 135 डिग्री है तो हायर टेम्परेचर पे वो 135 नहीं होगा. नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली बोल रहा हूँ, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू डिक्रीज होती है नॉर्मली, नॉट फॉर एवरी लिक्विड, वो बाद में देखेंगे हम लोग, और आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है. तो अगर टेम्परेचर फिक्स रखा मैंने तो गिवन पेयर के लिए, मतलब मर्क्यूरी ग्लास के लिए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू भी क्या होगी? कांस्टेंट. आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो फिर ये वैल्यू भी चेंज होगी. तो दिस आर द थ्री फैक्टर्स विच डिसाइड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. नंबर 1 नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, नंबर 2 impurities, एंड नंबर 3 ओके. तो अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन. उसमें पहला फैक्टर है impurities. तो इफेक्ट ऑफ impurity ऑन सरफेस टेंशन. तो 3 टाइप के इम्प्योरिटी की नॉर्मली हम लोग बात करते हैं. एक होता है सोल्यूबल, सुना है ना केमिस्ट्री में? नहीं. सोल्यूबल, स्पैरिंगली सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूबल, स्पैरिंगली सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल? एग्जांपल, गिव मी वन एग्जांपल ऑफ ईच. ये आपने रियल लाइफ में यूज किया है तीनों के तीनों. Salt in water, sugar in water, very good. This is soluble. Sparingly soluble. वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते वक्त क्या डालते हो? डिटर्जेंट. अभी आज घर पे जाके डिटर्जेंट पाउडर लेना, उसको पानी में डालना और मिक्स करना, एंड सी व्हाट हैपेंस. इट इज स्पैरिंगली सोल्यूबल. वो कंप्लीटली नहीं होता है मिक्स. तीसरा केस है insoluble. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू टेक अ स्टोन एंड पुट इनसाइड वाटर. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ impurities that we can mix in a liquid, and the surface tension will depend on which type of impurity you are mixing. तो पहला है soluble impurities. Soluble impurities. What do you think? surface tension बढ़ेगा कि कम होगा? सरफेस टेंशन बढ़ेगा कि कम होगा? ये टॉपिक है ना, इस पे JEE और नीट में क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन थ्योरी. CET में भी आते हैं. तो अगर नहीं पता होगा तो गए. एंड कैन यू प्लीज शिफ्ट? थैंक यू. तो व्हाट डू यू थिंक? You are my target for today. What do you think? What happens when you mix sugar inside a water? Water, like सिर्फ वाटर में तुमने शुगर डाल दिया and you make a mixture of these two. क्या होता है? नहीं, वो तो सोल्यूबल है. सरफेस टेंशन का क्या होता है, मैं वो पूछ रहा हूँ. You know the answer. ऐसा लगता है किसी ने कभी पानी में शक्कर मिक्स किया ही नहीं है. नहीं. गुलाब जामुन खाए हैं? हाँ, वो खाए हैं. गुलाब जामुन के साथ जो साथ में चाशनी आती है वो क्या होता है? शुगर सॉल्यूशन होता है. तो सरफेस टेंशन उसका ज़्यादा है कि पानी से कम है? ज़्यादा है. तो व्हेन यू मिक्स soluble impurities in a liquid, surface tension increases. रुको, अभी मैं थोड़ा डिटेल में लेके जाता हूँ आपको, नींद उड़ाता हूँ, कपड़े कैसे धोए जाते हो भी सिखाता हूँ अभी यहाँ पे मैं. रुको. तो इन दिस केस
surface tension increases. So when you mix a soluble impurity like salt in water, sugar in water, in such cases you will always see that the surface tension increases. दूसरा है sparingly soluble. Sparingly soluble का मतलब होता है it is partially soluble in a liquid. For example detergent. अब imagine हम लोगों ने कपड़े धोने के लिए डाल दिए वॉशिंग मशीन में और हम लोग डिटर्जेंट डालना भूल गए, क्या होगा? डू यू थिंक वो जो स्टेन होता है, स्टेन मतलब क्या? डस्ट पार्टिकल्स, वो कंप्लीटली रिमूव होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? वो तो नहीं पता, क्योंकि हम डिटर्जेंट डालना भूल गए। दैट इज नॉट द रीजन। साइंटिफिकली स्पीकिंग द रीजन इज, अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब तुम देखोगे तो एनी फैब्रिक यू विल सी लाइक अ मेश, नॉट मेस, इट इज मेश। तो व्हेन यू लुक एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, कोई भी फैब्रिक आपको ऐसा ही दिखेगा, काइंड ऑफ अ मेश, नेट जैसा दिखता है। और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ऐसा यहाँ पे अटके हुए होते हैं, इसके लिए कपड़ा खराब दिखता है हमको। और अगर हम लोगों ने डिटर्जेंट मिक्स नहीं किया, तो डिटर्जेंट मिक्स नहीं किया तो वाटर है, वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा होने की वजह से, अगर आपको याद होगा, याद है हम लोगों ने जब सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में रिलेशन बनाया था, याद है क्या? याद है हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया था, उसको सोप सोल्यूशन में डिप किया और बाहर निकाल दिया, तो क्या बना? फिल्म। फिल्म ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो अगर आप वाटर में डिटर्जेंट डालना भूल जाते हो तो वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा है, तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होने की वजह से ये जो मेश जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पानी का लेयर बन जाता है, और पानी का लेयर बन जाता है तो इसका मतलब यहाँ से पानी निकल नहीं पाएगा, और जब पानी निकल नहीं पाएगा तो वो ये जो डस्ट पार्टिकल है उसको भी लेके नहीं जाता साथ में। इसके लिए व्हेन यू डू नॉट ऐड डिटर्जेंट, व्हाट हैपन्स एज अ कॉन्सिक्वेंस इज दैट योर क्लोथ्स वो अच्छे से साफ नहीं होते। तो दैट इज वाई वी ऐड डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट ऐड करने से क्या हुआ? डिटर्जेंट ऐड करने से सरफेस टेंशन हो गया कम। सरफेस टेंशन कम होने की वजह से ये जो फिल्म बन रहा था लिक्विड का, वो बनेगा नहीं। जब वो बनेगा नहीं तो इसमें से वो सॉल्यूशन, मतलब डिटर्जेंट का और वाटर का सॉल्यूशन पास होगा। जब वो पास होगा तो वो डस्ट पार्टिकल को भी अपने साथ लेके जाएगा। दैट इज हाउ योर क्लोथ्स दे आर वॉश्ड। तो स्पेरिंगली सोल्यूबल इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद सरफेस टेंशन कम होता है कि बढ़ता है? क्या होता है? कम होता है। सो इन दिस केस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। एंड बाय द वे, इसके लिए ऐसा भी बोलते हैं कि ज्यादा डिटर्जेंट मत डालो और अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट यूज करो। कैन यू हैव अ रफ आइडिया व्हाई? अगर आप ज्यादा डिटर्जेंट डालोगे तो वो डस्ट पार्टिकल के साथ कलर को भी लेके जाएगा, क्योंकि क्लोथ फैब्रिक एट इट्स बेस लेवल इज वाइट। जो तुम कलर पहनते हो वो बाद में डाई किया होता है उसको, तो ज्यादा डिटर्जेंट डालोगे ना तो वो कलर को भी लेके जाएगा, एंड योर ब्रांड न्यू क्लोथ विल लुक लाइक ईयर्स ओल्ड। तो इसके लिए सब बोलते हैं कि ज़्यादा डिटर्जेंट मिक्स मत करो, और लो क्वालिटी का डिटर्जेंट तो बिल्कुल भी मिक्स मत करो, क्योंकि लो क्वालिटी के डिटर्जेंट में सरफेस टेंशन कम होने के साथ साथ केमिकल्स होते हैं जो कपड़ा खराब कर देते हैं। तो दैट इज द आइडिया दैट यू शुड बी यूजिंग इन लिमिटेड क्वांटिटी। नंबर 3, अब ये सब डिटेल्स नोट्स में नहीं है, तो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस रीजंस। नंबर 3 इज इनसोल्यूबल। सो इफ यू मिक्स इनसोल्यूबल impurity in a liquid, what is your expectation? Surface tension will decrease? Affect नहीं होगा, decrease होगा, affect नहीं होगा, decrease होगा। Why it will decrease and why do you think there will be no effect? आइए मजा थ्योरी में। अभी मैं कहीं स्टार्ट नहीं किया इन डेप्थ जाना,
ये एक हाथ लेक्चर में आई हैव टू टेक यू टू दिस पर्टिकुलर डेप्थ सो दैट यू कैन थिंक। अभी नीट में थोड़ी तुमको हर चीज़ तुमको याद होगी, खुद को सोचना पड़ेगा। चलो बताओ मेरे को, सरफेस टेंशन का रीजन क्या था? मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन से, कोहेसिव फोर्सेस। वेरी गुड। तो जो सरफेस फिल्म में जो मॉलिक्यूल्स थे उन पे नेट फोर्स था कोहेसिव एंड दैट टू डाउनवर्ड। मतलब इन अ वे सरफेस टेंशन का रीजन है कोहेसिव फोर्स। अगर कोहेसिव फोर्स कम हुआ तो सरफेस टेंशन कम होगा। मेरे पास प्योर वाटर था, सरफेस टेंशन ज़्यादा था, मैंने उसमें इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी जैसे कि स्टोन डाल दिया, तो पहले सिर्फ कोहेसिव फोर्स था, अब स्टोन डाल दिया तुमने तो स्टोन के जो पार्टिकल्स है दे विल एक्सर्ट एडहेसिव फोर्स। तो नेट इफेक्ट ऑफ कोहेसिव फोर्स क्या हो गया? कम हो गया बिकॉज ऑफ एडिशनल एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स कम हो गया तो सरफेस टेंशन क्या होगा? कम होगा। तो इन दिस केस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। In this case surface tension decreases. तो increases decreases decreases सिर्फ increase एक ही केस में होता है when you have soluble impurities, and decrease होता है दो केस में when you have sparingly soluble or you have insoluble. Then you have effect of temperature. Again interesting, effect of temperature. Normally any liquid, मैं लिक्विड बोल रहा हूं, नॉर्मली कोई भी लिक्विड हो उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन विल डिक्रीज। याद रखना आप, नॉर्मली फॉर अ लिक्विड, पर एक्सेप्शनल केसेस है, दिया हुआ है नोट्स में, बाद में देख लेना। मोल्टन कॉपर, कॉपर इज नॉट अ लिक्विड, इंट्रिंसिकली इट इज सॉलिड, लेकिन उसको मैं मेल्ट करता हूं अगर और उसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो उस केस में सरफेस टेंशन बढ़ता है, लेकिन दैट इज नॉट प्योर लिक्विड। वो मोल्टन कॉपर है। सो फॉर मोल्टन कॉपर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। गुड। बट इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। अब इसका भी एग्जाम्पल रियल लाइफ में आपने यूज किया है, सब किसने किया है? एटलीस्ट घर पे देखा होगा। तो घर में हमारे दो टाइप के कपड़े हम लोग यूज करते हैं, एक तो जो हम पहनते हैं वो, एक जैसे कर्टन है या बेडशीट है वो। तो जो हम कपड़े पहनते हैं डे टू डे यूज में वो तो हम लोग हर 2-4-5 दिन में, हफ्ते में धोएंगे ही विदाउट फेल। बट इफ यू हैव कर्टन्स और बेडशीट, व्हाट डू यू थिंक, हाउ ऑफन डू यू क्लीन दोज बेडशीट्स? और once in 15 days, मे बी once in a month, है ना? करेक्ट। तो वो बहुत खराब होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें डर्ट होता है। इसका मतलब डिटर्जेंट तो ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि सरफेस टेंशन कम करना है। एंड फॉर अ बेटर वॉश आप उसमें गर्म पानी डालते हो धोने के लिए, देखा है? साइंस बिहाइंड एवरीथिंग। तो गर्म पानी क्यों डालते हैं? क्योंकि वो अच्छे से क्लीन होता है। मतलब अगर मैं गर्म पानी डाल रहा हूँ कंपेयर टू कोल्ड वाटर तो सरफेस टेंशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में यू विल सी दैट surface tension decreases with increase in temperature. With increase in temperature. अब इसका दोनों इफेक्ट है। As I told you कि बेडशीट या कर्टन जैसे चीजों को धोने के लिए डिटर्जेंट तो डालोगे ही, पानी गर्म यूज करोगे so that जो भी डर्ट है वो निकल जाए। लेकिन नए कपड़े के लिए तुम गर्म पानी कभी नहीं यूज करते। कभी देखा नए कपड़ों को लेके आए न्यू क्लॉथ और गर्म पानी में डाल दिया? करते हो? करना भी नहीं चाहिए। करोगे तो सिंगल वॉश में तुमको लगेगा इट इज़ वेरी ओल्ड, क्योंकि सारा कलर भी निकल जाएगा। तो इसका फ़ायदा भी है, टेम्परेचर बढ़ाओ एंड यू कैन वॉश वेरी डर्टी क्लॉथ्स। बट देन अगर गलती से तुमने उसमें नए कपड़े धो दिए, और नए कपड़ों पे लिखा होता है व्हेनेवर यू बाय क्लोथ नेक्स्ट टाइम ना, उसके ऊपर पढ़ना क्या लिखा है। ऐसा क्लियरली मेंशन होता है कि फर्स्ट वॉश आपको हॉट वाटर से नहीं करना है। डू नॉट वॉश इन हॉट वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, एकदम क्लियरली लिखा होता है। फॉर द सेम रीजन एक्सेप्ट फॉर व्हाइट कलर, क्योंकि व्हाइट के ऊपर कोई और सिंथेटिक कलर होता नहीं है, इट इज द बेस मटेरियल। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन surface tension is with increase in temperature surface tension decreases. There are three factors that affect angle of contact.
टाइप ऑफ लिक्विड एंड टाइप ऑफ सॉलिड, इम्प्योरिटीज, तीसरा है टेम्परेचर. देयर आर टू फैक्टर्स विच अफेक्ट सरफेस टेंशन. Impurities, there are three types of impurities that you can use: soluble, sparingly soluble and insoluble. sparingly पहले सुन लेना. sparingly soluble के केस में surface tension sparingly soluble decreases, insoluble decreases, and completely soluble increases. And for temperature, with increase in temperature, surface tension decreases. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड. ये इंपॉर्टेंट है बहुत. एक्सेस प्रेशर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस? EXCSS, ये एक्सेस नहीं तो ये एक्सेस बोल लोगे. व्हाट इज दिस एक्सेस? व्हाट इज दिस एक्सेस? पहला मतलब मोर, एक्स्ट्रा. दूसरा मतलब you have access to library, मतलब you have access to all other facilities, मतलब ability to use something. Very good. तो excess pressure across the free surface of liquid. अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला टॉपिक इस पर डिपेंडेंट है. एंड डू नॉट एक्सपेक्ट मच क्वेश्चंस ऑन दिस इन बोर्ड एग्जाम्स आल्सो. ये सिर्फ अगले टॉपिक के लिए पता होना चाहिए. तो तीन टाइप के सरफेसेस की हम लोग बात करेंगे. एक है फ्लैट सरफेस, एक है कॉनकेव सरफेस और एक है कॉन्वेक्स सरफेस. हमको तीनों केस में चेक करना है कि सरफेस के कौन से साइड में प्रेशर ज़्यादा है या फिर प्रेशर सेम है. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सरफेसेस: फ्लैट plane surface, you have a concave surface and you have a convex surface. and जब मैं concave या convex बोलता हूँ तो हमारा frame of reference is always above. तो ऊपर से देख रहे हो तो concave, ऊपर से देख रहे हो तो convex, और यहाँ पे क्या है? flat surface है. तो at the first place आपको ये पता होना चाहिए. by the way, ये meniscus की बात नहीं हो रही यहाँ पे. meniscus भी होता है concave और convex, लेकिन I want to know at the first place ये shape बना ही क्यों? Why do you have different shapes of liquid surface? Surface tension. Very good. So shape of the surface and also pressure on the two sides of the surface is decided by surface tension, force due to surface tension. तो याद रखना. हमको क्या पता है? What we have learned is, चलो वही बताओ मेरे को, तुमको surface tension का definition याद है? Definition of surface tension. सरफेस टेंशन में ऑफकोर्स इट इज अ सरफेस प्रॉपर्टी. हम लोगों ने मैथमेटिकली सरफेस टेंशन को डिफाइन करने के लिए फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड लिया था. उस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया था, याद आ रहा है? उस इमेजिनरी लाइन पे जितने भी मॉलिक्यूल्स थे दे वर एक्सपीरियंसिंग विच फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स. बराबर. दैट टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसको तुमने क्या बोला था? सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन ये कौन से मॉलिक्यूल से आता है? फ्री सरफेस पे मॉलिक्यूल से वहां से आता है कि इनसाइड वाले से आता है? सरफेस टेंशन तुमने डिफाइन कैसे किया? यू हैव टेकन अ फ्री सरफेस, उस फ्री सरफेस पे एक लाइन ड्रॉ किया, उस लाइन पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, उस पे आपने मॉलिक्यूल्स लिए, और वो फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स है जिस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंजेंशियल. तो मुझे बताओ सरफेस टेंशन का फोर्स ये फ्री सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां से आता है कि इनसाइड वाले से आता है? फ्री सरफेस से आता है, इनसाइड से नहीं आता है. मैंने तभी आपको बताया था बाय डेफिनेशन. डेफिनेटली जो फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स है उस पे इनवर्ड मतलब डाउनवर्ड फोर्स है. कौन सा फोर्स है? कोहेसिव. लेकिन उस पे साइड वाइज मतलब टेंजेंशियल फोर्स भी है. और डिफाइन करने के लिए हमने क्या बोला था कि जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको फिलहाल भूल जाओ, तो सिर्फ किसको कंसीडर करोगे? टेंजेंशियल फोर्सेस को. तो सरफेस टेंशन डिफाइन करते वक्त
हम लोग कौन से फोर्सेस कंसिडर करते हैं? टेंजेंशियल फोर्सेस। वेरी गुड। तो याद रखना, मॉलिक्यूल्स ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एक्सपीरियंस टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. The direction of resultant force due to surface tension decides the pressure across the free surface. तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ, ये बैकग्राउंड याद रखना आप. So the idea here is molecules on the free surface of liquid experience tangential force due to surface tension. ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स है, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो शेप भी डिसाइड करेगा और वो प्रेशर भी डिसाइड करेगा. सो द रिजल्टेंट of these forces due to surface tension decides the shape of the surface and the pressure across the free surface. तो एक एक करके तीनों केसेस डिस्कस करेंगे. केस नंबर 1, तो आपके इसमें केस नंबर 1 इज प्लेन लिक्विड सरफेस. अगेन प्योरली थ्योरी, तो इमेजिनेशन तुमको यहाँ पे रखना पड़ेगा. हमारे पास एक प्लेन लिक्विड सरफेस है. इस प्लेन लिक्विड सरफेस के जस्ट ऊपर, जस्ट अबव, आई विल टेक अ पॉइंट ए एंड जस्ट बिलो आई विल टेक अनदर पॉइंट बी. दिस वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो. जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं मैं. जब तुम जस्ट बिलो बोलते हो मतलब बी पॉइंट के ऊपर थोड़े से वाटर मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है और उसके ऊपर डायरेक्टली कौन है? एटमॉस्फेयर. तो मैंने ऐसे जस्ट बिलो मतलब बी पॉइंट के ऊपर, और ए और बी मॉलिक्यूल्स नहीं है, दे आर जस्ट 2 पॉइंट्स, इमेजिनरी पॉइंट्स. तो हमने क्या किया, हमने एक प्लेन लिक्विड सरफेस लिया, उसके अक्रॉस जस्ट अबो एंड जस्ट बिलो 2 पॉइंट्स इमेजिन कर लिए, ए एंड बी. व्हेन आई से जस्ट बिलो मतलब बी पॉइंट के ऊपर यू डोंट हैव लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, तो मोस्टली प्रेशर इज कमिंग ड्यू टू एटमॉस्फेयर. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम एक मॉलिक्यूल इमेजिन करेंगे एट द फ्री सरफेस. ए और बी मॉलिक्यूल्स है क्या? नहीं. तो वो कौन है? इमेजिनरी पॉइंट्स है. वो कौन है? इमेजिनरी पॉइंट्स है. वो कौन है? इमेजिनरी पॉइंट्स है. और मैंने ये जो ब्लू कलर का डॉट दिखाया, ये कौन है? ये मॉलिक्यूल है. किसका मॉलिक्यूल है? लिक्विड का. एट द फ्री सरफेस. एट द फ्री सरफेस फोर्सेस कौन से होते हैं? टेंजेंशियल. कौन से होते हैं? टेंजेंशियल. तो जो ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है एट द फ्री सरफेस, इस पे जो टेंजेंशियल फोर्सेस है दे आर हॉरिजॉन्टल, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन. व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? टग ऑफ वॉर. दोनों टीम एक सेम अमाउंट से पुल कर रहे हैं, तो क्या होता है? फोर्सेस आर कैंसल्ड आउट. तो ये जो मॉलिक्यूल है, इस पे जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन था, टेंजेंशियल फोर्सेस जो थे वो क्या हो गए? कैंसल हो गए. क्या हो गए? कैंसल हो गए. वेरी गुड. तो ए पॉइंट पे फोर्स आएगा ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेयर, क्योंकि ए पॉइंट के ऊपर कौन है? कौन है? एटमॉस्फेयर. तो ए पॉइंट पे फोर्स इज ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेयर. इसको मैं डिनोट करूंगा FO, क्योंकि PO मतलब कौन था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो FO कौन हो गया? फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ए पॉइंट पे यू हैव फोर्स ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और बी पॉइंट कहां था?
जस्ट बिलो, जस्ट बिलो है मतलब बी पॉइंट के ऊपर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड दे आर वेरी स्मॉल, मतलब जो बी पॉइंट है इस पे जो बाकी लिक्विड मॉलिक्यूल्स का प्रेशर आएगा। डू यू रिमेंबर एक पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालते हो? एच रो जी। अगर मुझे एक पॉइंट पे प्रेशर निकालना है ना, उसके ऊपर क्या क्या है वो सब देखना पड़ता है। अगर लिक्विड का कॉलम है तो क्या करते हो? एच रो जी। लेकिन मैंने क्या बोला, ये पॉइंट क्या है? जस्ट बिलो है। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड का कॉलम ऑलमोस्ट नहीं है, तो कौन है उसके ऊपर फिर? एटमॉस्फेयर। तो इन सच केसेस फोर्स एट बी इज ऑल्सो ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेयर। ए पॉइंट था जस्ट अबो, बी पॉइंट है जस्ट बिलो, दोनों पॉइंट पे प्रेशर फोर्स क्या हो गया? सेम। अगर फोर्स सेम है तो प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी आर सेम, मतलब देयर इज नो एक्सेस प्रेशर। इसका मतलब ये होता है कि अगर फ्री सरफेस है और वो सरफेस फ्लैट है, प्लेन है, प्लेन, तो प्लेन लिक्विड सरफेस के जस्ट अक्रॉस प्रेशर इज सेम, देयर इज नो एक्स्ट्रा प्रेशर। इज दिस क्लियर? अगला जो टॉपिक है ना, लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, उसमें ये सब लगने वाला है और जेडबलई में खासकर तो इसका एप्लीकेशन ज्यादा आएगा। तो व्हाट इज द प्रेशर difference between the 2 points just above and just below plain liquid surface? Pressure difference बोला मैंने, zero, क्योंकि just above and just below pressure is same। दूसरा दे देते हैं, दूसरा sequentially as per your notes is convex surface। convex है ना, convex liquid surface, convex liquid surface। तो it is convex liquid surface, it is something like this। अब एक काम करता हूं, एक पॉइंट लेता हूं जस्ट अबो और एक पॉइंट लेता हूं जस्ट बिलो। ये आ गया यहाँ पे एक पॉइंट ए जस्ट अबो, एक पॉइंट आ गया बी जस्ट बिलो। एक कॉन्वेक्स सरफेस को मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्वेक्स कर रहा हूं क्योंकि मुझे टैंजेंशियल फोर्सेस ड्रॉ करने हैं, ओनली फॉर दैट रीजन। तो मैंने कर्वेचर बढ़ा दिया जस्ट टू शो यू फोर्सेस, अदरवाइज देयर इज नो रीजन। इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे एक लिक्विड का मॉलिक्यूल लिया था। कहाँ लिया था? फ्री सरफेस पे। तो यहाँ पे ले लिया एक लिक्विड का मॉलिक्यूल। लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है फ्री सरफेस पे, उस पर कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं? टैंजेंशियल फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो एक टैंजेंट यहाँ आ गया, टैंजेंट यहाँ आ गया, सही है। ये आ गया फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? नीचे अलोंग द डायगोनल। तो यहाँ पे आ गया अलोंग द डायगोनल, सही है। ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स एफ आर ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब बताओ मेरे को, ए पॉइंट पे फोर्स है ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेयर, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेयर है। बी पॉइंट पे जो फोर्स है ना, वो आ रहा है ड्यू टू रिजल्टेंट ऑफ सरफेस टेंशन प्लस ड्यू टू एटमॉस्फेयर। लेकिन एटमॉस्फेयर का जो फोर्स था दैट इज इक्वल टू ए, तो एफ बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ आर, सही है। तो मेरे को बताओ फोर्स ज्यादा कहां पे है? बी पे है कि ए पे है? बी पे है कि ए पे है? किसी ने वापस ए बोला। बी पे है कि ए पे है? बी पे है, क्योंकि ए पे सिर्फ एटमॉस्फेयर का है फोर्स और बी पे एटमॉस्फेयर प्लस सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट। तो फोर्स एट बी इज ग्रेटर देन फोर्स एट ए, तो फोर्स एट बी इज ग्रेटर देन फोर्स एट ए, विच मींस प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। अभी ये याद रखना रिजल्ट, मैं इस रिजल्ट का मतलब आपको तीसरे केस के बाद बताऊंगा, लेकिन अभी याद रखना बी पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है और ए पॉइंट पे प्रेशर कम है। वेरी गुड। केस 3, कॉनकेव लिक्विड सरफेस। कॉनकेव लिक्विड सरफेस मतलब ऐसा सरफेस, इसको थोड़ा सा मैं
ज्यादा कॉन्केव करूंगा। फिर वही चीज, एक ले लेंगे हम लोग पॉइंट जस्ट अबोव, एक ले लेंगे हम लोग जस्ट बिलो। ए पॉइंट का तो सोचना ही नहीं, फोर्स एट ए इज ऑलवेज ड्यू टू एटमॉस्फेयर, इसका तो सेम ही रहेगा हर केस में, सिर्फ बी पे फोर्सेस चेंज हो रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो ध्यान दो अच्छे से। अब ऐसा है ना, व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन? टेंजेंशियल, टेंजेंशियल। अभी वो टेंजेंट दिखाना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी, इसको बहुत ज्यादा कर्वेचर करना पड़ेगा। चलो ठीक है, हो गया। तो ये फोर्सेस कौन से है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। वेयर इज द रिजल्टेंट? हाँ, अपवर्ड्स, डायगोनली अपवर्ड्स। ठीक, ए पे द फोर्स इज ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेयर, बी पे दो फोर्सेस है। कौन से दो? एटमॉस्फेयर विच इज वर्टिकली और सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट विच इज वर्टिकली। वेरी गुड। तो इन दिस केस फोर्स एट बी इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स माइनस रिजल्टेंट ऑफ सरफेस टेंशन, माइनस हो रहा है। और ये जो सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट फोर्स है वो ए पे एक्ट नहीं होता है, वो कहाँ एक्ट होता है? कहाँ पे एक्ट होता है? बी पे। अब बोलोगे बी पे क्यों? जस्ट बिलो कौन सा पॉइंट था? मतलब बी पॉइंट कहाँ है? लिक्विड के सरफेस के थोड़ा सा नीचे। सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस पे एक्ट होता है कि उसके ऊपर एक्ट होता है? तो लिक्विड के सरफेस पे। तो लिक्विड के सरफेस पे कौन सा पॉइंट है? बी है कि ए है? बी है ना। तो फिर सरफेस टेंशन का फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है? बी पे। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? एफ बी इक्वल टू एफ ए, क्योंकि दिस इज एफ ए माइनस एफ आर। तो किसका फोर्स ज्यादा हुआ? ए पे ज्यादा हुआ। तो फोर्स एट बी इज लेस देन फोर्स एट ए, मतलब प्रेशर एट बी इज लेस देन प्रेशर एट ए। करेक्ट? क्लियर? पहला केस तो सिंपल था, पहले केस में तो देयर इज नो डिफरेंस इन प्रेशर अक्रॉस द टू सरफेस ऑफ लिक्विड। लेकिन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड मतलब कॉन्वेक्स सरफेस में कौन से पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है? बी पे। वेरी गुड। अभी अच्छे सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। बी ये कॉन्वेक्स साइड पे है कि कॉन्केव साइड पे है? बी ये कॉन्केव साइड पे है कि कॉन्वेक्स साइड पे है? कॉन्केव। कहां पे है? वेरी गुड, कॉन्केव साइड पे। एग्री टू दिस? पक्का? तो बी पे प्रेशर ज्यादा है। थर्ड केस, थर्ड केस बी पे प्रेशर ज्यादा था कि ए पे था? ए पे। बी पे कम है, ए पे ज्यादा है। ये ए पॉइंट कॉन्केव साइड पे है कि कॉन्वेक्स साइड पे है? A point is on the concave side. Here B point is on the concave side. Here pressure at B is greater. Here pressure at A is greater. Here A is on the concave side. There B is on the concave side. So what is your conclusion from this? Pressure on the concave side is always greater than the convex side. यहाँ तक क्लियर है? पक्का? अब ये रिजल्ट हमको अगले टॉपिक में यूज करना है। तो जस्ट टू कंक्लूड फॉर टुडे मैं एक बार फटाफट से आपको इन तीनों केसेस का रिवाइज करवा देता हूं। हमारे पास एक फ्री सरफेस था, फ्लैट सरफेस, प्लेन सरफेस। एक था हमारे पास कॉन्केव, एक था हमारे पास कॉन्वेक्स, है ना? कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। गुड। तो हमने तीनों ही केसेस में क्या किया? दो पॉइंट ले लिए, एक ले लिया ए जस्ट अबो, एक आ गया बी जस्ट बिलो। ए विच इज जस्ट अबो, बी विच इज जस्ट बिलो, ए विच इज जस्ट अबो एंड बी विच इज जस्ट बिलो। इन द फर्स्ट केस, जो पहला केस था, पहले केस में जो हमने लिक्विड का मॉलिक्यूल लिया था एट द फ्री सरफेस, इस पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बिकॉज दे आर हॉरिजॉन्टल एंड दे विल कैंसल आउट ईच अदर। इसका मतलब ए और बी पॉइंट पे फोर्स इज सेम बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। द फोर्स सेम आया तो प्रेशर भी सेम होता है, मतलब देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब इस पे जेईई नीट में इतने क्वेश्चंस बनते हैं, देखोगे तुम, तो देयर इज नो एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड।
प्लेन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो अगर फ्लैट सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो प्रेशर डिफरेंस नहीं है, प्रेशर इज सेम। इफ आई टेक इन सेकेंड केस a molecule on the free surface of liquid, and if I draw tangential forces due to surface tension, you will see ये जो surface tension का जो resultant force आएगा ना, वो है vertically downwards। मतलब वो कौन से पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, बी पे कि ए पे? बी पे। तो दोनों ही केसेस में फोर्स कहाँ एक्ट होता है? बी पे, मतलब इनसाइड द लिक्विड वाला पॉइंट। ए पॉइंट पे यू विल हैव फोर्स ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रखना आप। इज इट क्लियर? तो फोर्स एट ए इज ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेयर, तो मैं इसको एफओ लिख देता हूं फिलहाल। बट एट बी यू हैव टू फोर्सेस, वन ड्यू टू एटमॉस्फेयर एंड द अदर ड्यू टू रिजल्टेंट ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स। तो फोर्स एट बी इज ग्रेटर देन फोर्स एट ए। अब क्योंकि फोर्स ग्रेटर है तो प्रेशर भी ग्रेटर है, तो प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। बी ये कौन सी साइड पे है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स? कॉनकेव। तो प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन कॉन्वेक्स साइड। यहां पे जब देखोगे तीसरे केस में, इन द थर्ड केस यू विल हैव tangential forces due to surface tension। अभी वो समझ लेना, tangent है, आई हैव टू गिव इट एक्सट्रीमली हाई कर्वेचर। इतना कर्व होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए अभी समझ लो, इमेजिन कर लो। ये हो गया फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन Ft, और इन दोनों का रिजल्टेंट इट विल बी समवेयर ओवर हियर। रिजल्टेंट Fr किस पे एक्ट हो रहा है? ए पे नहीं एक्ट हो रहा है, बी पे एक्ट हो रहा है। किस पे एक्ट हो रहा है? ए पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट होता है, कौन सा? क्योंकि ए वो अबोव है, मतलब वो एटमॉस्फेयर में ही है। तो यहाँ पे जो बी पे है ना, दो फोर्सेस है, एक एटमॉस्फेयर का और एक सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट। एटमॉस्फेयर का फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सरफेस टेंशन का है वर्टिकली अपवर्ड्स। ऑफ कोर्स रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू एटमॉस्फेयर, इसलिए एफओ माइनस Fr। लेकिन FO खुद क्या था? FA था, क्योंकि A पॉइंट पे फोर्स इज ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेयर माइनस Fr। मतलब यहाँ पे F पॉइंट पे फोर्स क्या है? लेस है कंपेयर टू A, मतलब प्रेशर भी क्या होगा? लेस होगा कंपेयर टू A। तो यहाँ पे प्रेशर किस पे ज्यादा है? A पे। और A कौन से साइड पे है? कॉनकेव। कौन सा? कॉनकेव। तो प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन। वेरी गुड। तो अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, उसके लिए ये पता होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे।